अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब में खुश आमदेद। अमूमन इस प्रोग्राम की मेज़बानी आदिल शाहज़ेब करते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब है तो लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम देखें तो बड़े कलील वक्त में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान से कोई 5 मुलाकातें की हैं, जिससे तासुर ये मिल रहा था कि शायद हुकूमत वक्त अब तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू और मुज़ाकरात के मामले को आगे बढ़ाना चाह रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी इस स्टेटमेंट पे, इस बयाने पे अड़ी हुई है कि गोया कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में 2 असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को तहलील करने जा रहे हैं। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी सवाल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा है कि अरकान की अक्सरियत ने इमरान खान साहब को ये कह दिया है कि वो अपने इस फैसले पर जल्द अमल दरामद करें। और उन्होंने ये भी कहा कि काफ लीग की क़यादत को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है, और अगर काफ लीग ने इस इत्तेहाद में बाकी रहना है तो उनको इस फैसले पे अमल दरामद करना होगा। और नाज़रीन, आज एक और बड़ी ख़बर भी देखने को मिली हमें, वो है बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक ख़बर शाया की थी कि सर्टिफिकेट जो सैलाब ज़दगान से मुताल्लिक़ एक इमदाद थी बरतानी, उसमें खुर्द की है। आज उन्होंने माफ़ी मांगी है और इस खबर को गलत करार दिया है। और नाज़रीन, एक और जो खबर हमारे सामने आई आज, वो है एक ऑडियो टेप मुबैना, जिसमें साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ गुफ्तगू कर रही हैं और तोशाखाना को लेके फिर एक दफ़ा घड़ियों की बात हो रही है कि जिसमें घड़ियाँ फ़रोख्त करने के हवाले से उनसे कहा जा रहा है। और नाज़रीन, आने वाले दिनों में सलमान शहबाज साहब अपनी 4 साल जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आ रहे हैं। और आज उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया, जिसमें कहा यह गया है कि उनको एयरपोर्ट वापस आने पे गिरफ़्तार न किया जाए, बल्कि वो आके अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करें और फिर हिफाज़ती ज़मानत के हवाले से आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और नाज़रीन, हम कुछ डिस्कस ये भी करेंगे कि अगरचे इमरान खान साहब पे जब हमला हुआ तो उनकी FIR उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक तो पंजाब में दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन आज उनके करीबी साथी और उनके साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आज पंजाब में एक FIR दर्ज हुई है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गुफ्तगू हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कैसर अहमद शेख साहब, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और कामा कम्यूनिटी बराए ख़जाना के आप चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। इनफैक्ट जो जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में कहा, लग तो ये रहा था कि शायद अब गुफ्तगू के दरवाज़े खुल रहे हैं। इसहाक़ डार साहब ने अपने 5 को अब तक मुलाकातें कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान से की हैं, और लगता यह है कि कोई गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ तो यही तासुर दे रही है कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानी जाती तो फिर असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। इस सूरत हाल को सर आप कैसे देख रहे हैं? कुछ सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं या जो खान साहब कह रहे हैं वही होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि सियासी जो मामलात हैं, इनका सियासतदान जो है बैठ के आपस में गुफ्तशुनीद कर सकते हैं और बग़ैर किसी कंडीशन के बैठा जा सकता है, और तभी सियासी मामलात आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ जलसे करने से, आप लॉन्ग मार्च करने से, जो डिमांड है कि इलेक्शन ला दें या कोई और भी डिमांड जो भी नेगोशिएट होने वाली हो, तो ज़रूर आप आपस में सियासी लोग बैठते हैं। हम तो इनको इनवाइट कर रहे हैं कि असम्बलियों में वापस आ जाएं और वहाँ पे बैठ के थ्रेड बेयर डिस्कस करें, और जो इस वक्त के हालात हैं, जो इकानमी के हालात हैं, जो सैलाब के तबाहियाँ हैं, उन सब का मुताबिक हो, उनका हल निकालें मिलजुल के, जो दानिशमंदी के साथ और एक कंसेंसस के साथ इसका हल निकलो। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुश आइंद बातें हैं कि बिल आखिर PTI को ये समझ आ गई है कि सिर्फ धमकियां देने से, सिर्फ जलसे करने से या लॉन्ग मार्च करने से कोई मसला हल नहीं होगा। बहुत खुशी की बात है, बार बार मीटिंग हो रही हैं, चाहे ज़्यादा मीटिंग होनी चाहिए। वो भी हमारे मुल्क के एक सियासी पार्टी के लोग हैं, और वो तो सरबराह हैं मुल्क के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, और वज़ीर ख़ज़ाना हमारी तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं PMLN की। तो मैं ये समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये तीसरी चौथी मुलाकात। आप भी यकीनी तौर पे पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों से आपकी गुफ्तगू भी होती होगी,
और जैसे आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत की सतह पे भी एक सीरियस एफर्ट हो रही है, क्या लगता है कि खान साहब के अलावा तहरीक इंसाफ में बाकी लोग भी इसी सोच के हामिल हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को सुलझाना चाहिए, या आपका ख्याल है कि नहीं, कोशिश अगर हो भी रही है तो कोई ज़्यादा बराबर साबित नहीं होगी? जो इंडिविजुअल मेंबर हमें मिलते हैं कि बिल्कुल आपस में हमारा राब्ता है, सबसे तल्लुकात हैं, तो इंडिविजुअल मेंबर बड़ी उनमें मेजॉरिटी से ये महसूस करते हैं कि असम्बलियों में से निकल जाना और असम्बली में शमूलियत ना करना ये कोई अच्छा सियासी फैसला नहीं है। और वो अपने तौर पे तो इस पार्टी के, क्योंकि उनकी मशवरे के बगैर ही हुआ। खान साहब का यही रहा ना कि वो पहले फैसले कर देते हैं, बाद में कोई कंसल्टेशन होती भी है। तो ये असम्बलियों से जो निकलना है, देखिए ना, असम्बली जब वो इलेक्ट हुए हैं, बड़ी भारी तादाद में उनकी पार्टी इलेक्ट हुई है, तो अगर वो असम्बली में आज होते तो बहुत आसानी होती और ये मामले काफ़ी जल्दी, और ये टसल के बगैर, ये जो पॉलिटिकल टर्माइल है, इससे हमारी इकानमी में बहुत असर पड़ा है। सारी दुनिया में ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है और हमें तकलीफ हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, हमारे जो बिजनेस में इससे काफ़ी तकलीफ हुई। और काफ़ी इन्वेस्टर जो यहाँ के पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी, बाहर वाले तो हम इनवाइट कर रहे हैं, वो तो एक बात है कि नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं और डॉलर का रेट जो बढ़ रहा है। तो ये सारी यही पॉलिटिकल टर्माइल है जो आपस में ये जो बैठने की, जब से ये बैठने की खबरें आई हैं, आप देखें कि मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ये यही होना चाहिए था। हम पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, कभी तो देखें। लेकिन शेख साहब ऐसे मौके पे कि जब आप एक तासुर दे रहे हैं कि आप शायद गुफ्तगू के रास्ते खोलना चाह रहे हैं, ऐसे मौके पे एक ऑडियो टेप आ जाना तो शाखाना के मामले को लेके फिर उस सारे इशू को उछालना, लगता नहीं है कि इससे माहौल ख़राब होगा? और अगर कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ इस हवाले से सोच ही रही थी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने के हवाले से, तो ये ऑडियो टेप तो सर माहौल को और ख़राब करेगी। आपको लगता नहीं कि ये टाइमिंग ऑडियो टेप की हरगिज़ दुरुस्त नहीं थी? देखिए, टाइमिंग तो दोनों साइडों से आप देख रहे हैं कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। जब तक ये कोई सेटलमेंट होता नहीं है, ये माहौल तो एक तरफ वो धमकियां हमें दे रहे हैं कि नहीं जी हम असम्बलियां तोड़ देंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये माहौल नहीं है असम्बलियां तोड़ने का। और दोनों तरफ से मैं समझता हूँ किसी तरफ से भी इस वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ना कोई मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि हमें अंदाजा है कि मुल्क कितनी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और जो IMF भी हमसे नहीं डील कर रही। जब उनको पता होगा कि इनमें आपस में यूनिफॉर्मिटी है तो वो फिर बेहतर टर्म्स पे हमारे नेगोशिएशंस होंगी। IMF के साथ भी FATF की नेगोशिएशन अभी जारी है, अमेरिका के साथ जो तल्लुकात हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, सेनर एलिमेंट को आगे बढ़ के, और सिर्फ ये कह देना बिल्कुल PTI कैन भी सेंस प्रिवेल करे। लेकिन सर जो PDM के सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, कहा यह जा रहा है कि उनकी जानिब से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। उनका ख्याल यह है कि माजी में खान साहब उनके मुतालिक बड़ी नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, लिहाजा ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो अगरचे आपके वज़ीर ख़जाना तो 5 बार मिल चुके हैं डॉक्टर अलवी साहब से, बट PDM के चेयरमैन सदर तो कह रहे हैं कि गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए PTI के साथ। इसे आप कैसे देखते हैं सर? जी दुरुस्त आप कह रहे हैं। लेकिन हम जो मौलाना फजल रहमान एक बड़ी ही ऐसी एहतराम वाली शख्सियत है और जिस तरह के अल्फाज उनके लिए अलकाब बोले जाते रहे, देखिए हमारी सियासत में पहले ऐसा नहीं था। हम अपने जो इख्तलाफ भी जिसे करते हैं उसको भी इज्जत से और वक़ार से उसका नाम लेते थे, पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ होता था। लेकिन ये जो नया दौर आया है ना, जो खान साहब ने ये नई शुरू की है कि हर एक को चोर डाकू, उसके अलावा देखिए ना हमारी तरफ इशारे करते थे। अभी हमें तकलीफ होती है। देखो एक तरफ हम अपने तई मैंने सैलाब के लिए बहुत बड़े फंड का ऐलान किया। हमारे गवर्नर साहब पंजाब अभी वो उन्होंने कहा कि 4 महीने की वो तनख्वाह नहीं लेंगे आज, और फिर हर एक बार हमें 4 साल यही सुनाते रहे। मैं अभी चेयरमैन बना हूँ फाइनेंस कमेटी का। मैंने कहा जी मुल्क के हालात ऐसे हैं, मैं ना पेट्रोल लूँगा हर महीने का, ना मुझे गाड़ी चाहिए। मैं मकसद सिर्फ ये कि सबको सेक्रीफाइस करना है ना। लेकिन इस वक्त जब हमारी तरफ इशारे होकर हर वक्त यही कहते रहे कि चोर डाकू, तो उसका रिएक्शन तो होगा ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें भी रिस्ट्रेन करना चाहिए, हमारी पार्टी के भी, हमें किसी के खिलाफ कोई लेकिन शेख साहब वो कहते हैं ना, वो कहते हैं, खान साहब कह रहे हैं कि अब सलमान शहबाज साहब भी वज़ीर आज़म के साहबजादे 4 साल की जलावतनी ख़त्म करके खुद साख्ता अब वापस आ रहे हैं। तो कहते हैं अगर आपके हाथ साफ थे तो अदालतें तो यही थी जो पहले भी हैं और आज भी हैं, तो आ जाने चाहिए था।
कह रहे हैं कि जी अब आ रहे हैं, तो लगता ही है कि कुछ अरेंजमेंट्स हैं, एक एनआरओ दिया गया जिसके तहत अब वापसी हो रही है, इससे पहले क्यों नहीं हो रही थी सर? देखिए ना, डेली मेल ने आज ही जो उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि हमने गलत इल्ज़ामात लगाए थे। ये शहजाद अकबर साहब तो हर किस्म की कोशिश करते रहे ना। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। उन्होंने ये आसान काम नहीं था। डेली मेल जैसा अखबार जिसने ये गलत इल्ज़ामात लगा दिए, आज जो खुल के उन्होंने माजरत, ये बात को तो अप्रिशिएट करे ना। कोई चीज़ तो माने कि हमारे सियासतदानों के बारे में आज जो रिकग्नाइज किया गया है ना कि कोई किसी किस्म की इसमें जो फंड्स हैं, जो पहले जो इसमें फंड में कोई करप्शन नहीं हुई। अगर हम यही लोगों को कह देंगे कि ये फंड में करप्शन हो रही है, जो कि हमारे पीटीआई ने कहा, तो ये जो भी सैलाब आया, क्यों हमें ज़्यादा खुल के पैसे नहीं मिले? लोगों का यही हम इम्प्रेशन अपने सियासतदानों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, ये गलत किस्म की जब हम बातें बाहर जाके भी यही कहते हैं, बाहर जाके भी उन तकरीरें यही करते हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ वहाँ अपने लंदन के अपार्टमेंट में भी निकलते थे तो वही कराया जाता था, कोई ना कोई उनका चोर डाकू वाला वावेला। तो मुझे ये बताइए कि ये जेब नहीं देती अच्छी पॉलिटिक्स, डिसेंट पॉलिटिक्स नहीं है। और आज तो डेली मेल ने बड़ा क्लियर कह दिया ना, अब उनको कोई टारगेट तो करे ना, थोड़ा सा भी किसी में ज़र्फ होता है तो वो बात कहता है ना जी हाँ हमसे गलती हुई, हमने गलत इल्ज़ामात लगाए थे। ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। और ये जो अभी तोशा खाना की बातें आप कर रहे हैं, ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, और कैसर शेख साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। चीमा साहब आप ही की तरफ आएंगे सर। अब ये क्या कहेंगे सर, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उम्मीद तो ये करते हैं कि आज डेट दे दी जाएगी कि कब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील हो रही है, लेकिन आज भी लगता है कन्फ्यूजन बरकरार है। ये मामला कहाँ अटक गया सर? अब काफ लीग के रहनुमा नहीं मान रहे या पार्टी के अंदर से भी कोई डिफरेंट बातें सुनने को मिल रही हैं, हो क्या रहा है सर? नहीं, वॉइसेस तो जी हमेशा होती हैं, इतनी बड़ी पार्टी हो और जमहूरी हो और जमहूरियत की आज़ादी हो और कोई डिक्टेटरशिप या मोनार्की किस्म की ना हो, उसमें वॉइसेस तो होती हैं, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो वो होता है जो आप कह रहे हैं कि चेयरमैन करे या अक्सरियत करे। कल सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी तो उसमें 22 लोग थे, 13वें चेयरमैन थे, तो 23 के 23 लोगों की यही राय थी कि हमने विद इन दिसंबर असम्बलियाँ जो तहलील कर देनी है। और उसमें इस बात में एक ये चीज़ होगी, दूसरा कंसेंसस इस बात पे था कि ज़्यादा बेहतर है कि मुल्क जो है कि ये कंसेंसस से आगे बढ़े, राय आपका इत्तेफाक राय से आगे बढ़े, और स्पेशली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से। लिहाजा इस वक्त ना हम अफोर्ड करते हैं, ना मुल्क अफोर्ड करता है, ना पीडीएम अफोर्ड करती है कि इलेक्शन हो अभी हो, पहले हो सूबाई असम्बलियों के। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले होते हैं तो केपी और पंजाब में हमें कोई डाउट नहीं है कि हम 80% सीटें ले जाएंगे। 80% सीटें हम ले जाते हैं, 70% ले जाते हैं, 75% ले जाते हैं, तो 2 MP नीचे हमारे हों और 4 महीने बाद इलेक्शन हो कौमी असम्बली का, इनको तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा कि वहाँ पे 5 साल का मैंडेट हो सूबाई असम्बलियों के पास, वहाँ 2 नीचे MP हों, ऊपर MNA का PTI का हो और सामने आगे अकेला बंदा खड़ा हो जाए, तो ये नामुमकिन होगा उसके लिए। कौम का वक्त ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे और पीडीएम के लिए सियासी मौत होगी। ये मैं समझता हूँ कि बिलावजह लालच कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सेंस प्रिवेल करेगी कि इस तरह जितना देखें इस वक्त तक कोई खबर अच्छी नहीं है इकोनॉमिक फ्रंट पे हुकूमत के पास, और उनके दोस्त भी बड़े परेशान हैं। जो आप कह रहे हैं दोस्त है वो भी बहुत परेशान है कि इस वक्त हर रोज़ हम कुछ चंद इंच डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाते हैं। हर रोज़ हम हमारी आप पहले लार्ज स्केल की बात करें, स्मॉल स्केल की करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, IT इंडस्ट्री की बात करें, हर रोज़ पीछे जा रही है। आपकी फॉरेन रेमिटेंस कम हो रही है, रिजर्व्स कम और कॉन्फिडेंस शेक हो गया। चीमा साहब, लेकिन आप खुद भी फरमा रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी यही सोच कार फरमा है कि हालात बड़े ख़राब हैं और ऐसे मौके पे अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना शायद मुनासिब ना हो, तो हुकूमत की जानिब से तो कोशिश की जा रही है। बड़े कलील वक्त में 5 मुलाकातें मुल्क का वज़ीर ख़जाना सदर पाकिस्तान से कर चुका है, कोई मुस्बत पैगामात दिए जा रहे हैं, बट रिस्पांस तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई मुस्बत देखने को नहीं मिला। खान साहब तो अभी तक भटके हुए हैं कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे वरना इलेक्शन की डेट दो। अच्छा देखें, आपने फ़र्ज़ कर लिया कि आपको पता नहीं है किसी बात का भी, ना इसहाक डार ने बताया आपको, ना आलवी साहब ने बताया, और आपने कहा हम मुस्बत नहीं दे रहे जवाब। मैं समझता हूँ शायद आपने खान साहब का जवाब नहीं सुना, उनका जो उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और अगले दिन जो रिस्पांस आया राना सनाउल्लाह साहब का आया, शहबाज शरीफ साहब का आया, बाकी सारों लोगों का आया, हरसाद का आया, तो वो जो था वो नेगेटिव था। मेरे ख्याल आपने शायद गौर नहीं किया उस पर। सो मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड मशरूत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मशरूत हैं।
कोई बंदा यहाँ लालच ना करे। इस वक्त अक्लमंदी नहीं है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत को मुश्किल फैसले कर सके या मेरिट पे फैसले कर सके या उस पर कोई ट्रस्ट करे, और मुल्क में एक ट्रस्ट की फ़ज़ा हो जिसमें कारोबार चले, जिसमें आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, आपका फॉरेन रेमिटेंस आए, आपकी कोई इंडस्ट्री आगे चले। तो वो सिचुएशन बन नहीं सकती किसी भी तरह। लिहाजा बड़ी तेज़ी से हम एक फ्री फॉल इकानमी हो रही है, इकानमी फ्री फॉल हो रही है, और इसका ये रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे कोई दो चार महीने और खींचते हैं तो। सो मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन एक ही बनती है, या ऑप्शन ही एक है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और फ्री एंड फेयर ज़रूरी है, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। फ्री एंड फेयर के बगैर अब इलेक्शन में कोई बंदा धांधली करके तो किसी को मना नहीं सकता। अब चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं, इतनी मतलब नंगी हो गई हैं कि अब राखी होनी है, राखी होनी है, और किसी तरह के कपड़ों पे वो आप कह लें कि इतबार नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया हर अदारे पे। तो लिहाजा ये राखी का काम सर तहरीक इंसाफ अकेले तो नहीं करेगी ना, सब ने मिलकर करना है। लेकिन क्या सर अहमद शेख साहब भी ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि जो मुल्क के वाले से परसेप्शन है, वो तहरीक इंसाफ ने माजी में ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि आज देखें बरतानी अखबार डेली मेल भी प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांग रहा है कि जो उस वक्त की खबरें थी वो सारी गलत साबित हुई, और आप उसके ऊपर बड़े ढोल बजा रहे थे कि शायद आपने शहबाज शरीफ साहब की चोरी पकड़ ली। तो सर परसेप्शन तो इस हवाले से नेगेटिव इसी तरह ही होता है ना। आज अगर डोनर एजेंसीज हमें कुछ नहीं दे रही, सैलाब को लेकर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जब आप इल्ज़ाम लगाएंगे लोगों पे कि उन्होंने सैलाब ज़दगान के फंड से पैसे खा लिए जो आज गलत साबित हुआ है, तो सर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा सॉरी तो करें ना कि हमसे गलती हो गई। अब मुझे सारी करने जरा प्लीज, मुझे सारी करने देना। देखिए मैं समझता हूँ शेख साहब शरीफ आदमी है, इनको किसी ने झूठ बोला इनके सामने, ये खुद नहीं झूठ बोलते, इनके सामने शहबाज शरीफ ने या हमजा ने या उनके आप कह लें कि लेपारक लोगों ने झूठ बोला है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। इस पर पूरा प्रोग्राम कर लें कि ये जो बात आप कह रहे हैं डेली मेल का, डेली मेल ने कहा है कि जो उसमें लिखा गया था कि सैलाब ज़दगा क्या नाम है इसके जलजला के पैसे, वो गलत था। बाकी सारा केस वहाँ पे स्टैंड करता है, और अभी तक वो कह रहे हैं कि ये हमारे आ नहीं रहे, और यू कैन से कि सारे के सारे इल्ज़ामात वो इरफान क्या नाम है उसका अली इमरान पे हों या शहबाज शरीफ पे हों, नुसरत शहबाज पे हों या बाकी जवेरिया पे हों, जिस बेटी पे भी हों, सारे के सारे इल्ज़ामात मौजूद हैं। कल इस पे प्रोग्राम करना चाहें, 2 घंटे बाद करना चाहें, मैं जुर्माना दूंगा जितना आप कहेंगे अगर आपकी बात ठीक हो। ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, सफेद झूठ है। लिहाजा शेख साहब जैसे शरीफ आदमी को इस झूठ को नहीं मानना चाहिए। ये बार बार झूठे किस्म के लोग हैं, ये मीडिया से खेलते हैं, ये आप कह लें कि कागजों से खेलते हैं, ये सादक और अमीन भी खुद बन जाते हैं, ईमानदार भी बन जाते हैं, प्रॉपर्टी का जवाब नहीं होता, किसी बात का जवाब नहीं होता। लिहाजा ये इसी तरह इन्होंने मुल्क डुबो दिया है। इसी तरह की हरकतों की वजह से, इस किरदार की वजह से इन्होंने मुल्क डुबो दिया। आज एक टके की इनकी इज्जत नहीं है, मफरूर हैं, और इनके दौर में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेट हुई, जमहूरी कदरें वायलेट हुई, और इकानमी बैठ गई इस मुल्क की। शेख साहब से ज्यादा इकानमी को कौन जानता है? शेख साहब से ज्यादा कौन इकानमी को जानता है? ले ये दिल पे हाथ रख के क्यों ना शेख साहब का रिस्पांस भी इस पे ले लेना। शेख साहब इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि शायद आपको भी गुमराह किया जा रहा है, मुकदमा अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें कोई जी। मुझे शेख साहब 2-4 चीजें बता दें कि कोई ऐसे इनिशिएटिव दिल पे हाथ रख के बता दें कि जिनकी वजह से फ्यूचर में कोई होप हो, एनी रे ऑफ होप मुझे शेख साहब बता दें, तो मैं मान लूंगा कि शहबाज शरीफ ने या बिलावल ने या नवाज शरीफ ने मिलकर, इसहाक डार ने कोई ऐसा काम किया है कि। चीमा साहब आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब बड़े काबिल आदमी हैं, वो मामलात को सुलझाने की महारत रखते हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई हल नहीं है, आप चीजें ठीक नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब देखें ना वो मिल भी रहे हैं। आप इस बात का इकोनॉमी से क्या तल्लुक यार? खुदा का खौफ करें। इस बात का, मेरे घर मेहमान आए हैं, मैं आपको कहूँ आप कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, वजीर खजाना ने इकोनॉमी को देखना ना, आप वजीर माहौलियात में तो नहीं देखना। इसका मतलब ये नहीं वो नहीं यार, इस तरह मुनासिब नहीं है। किस बात को किस तरह ट्विस्ट कर रहे हैं आप? ना करें इस तरह प्लीज। हमजा क्या नाम है, इसहाक डार ने, हमने देखना है इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी के फिगर हैं, कोई फिक्रें तो है नहीं, कोई स्टेटमेंट्स तो है नहीं, उसके फिगर हैं कि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्या हुआ, आपकी कैन से यहाँ तेल कितना बिका, सरिया कितना बिका, यहाँ खाद कितनी बिकी, यहाँ सीमेंट कितना बिका, यहाँ कारें कितनी बिकी, ट्रैक्टर कितने बिके, ग्रोथ कितनी हुई, कर्जा कितना बड़ा है, ये यू कैन से कि ये फिगर्स हैं। शेख साहब बोल दे मेरे सामने, आप बोल दे मेरे सामने। साहब फरमा रहे हैं कि सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव है सर, इलेक्शन की तरफ जाने के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। शेख साहब देखिए ये चीमा साहब ने सारी तफसील से बात की। बात मैं आपको बताऊं
सारा मीडिया ये कह रहा है कि डेली मेल ने माजरत की, ये मुझे कह रहे हैं आपको शहबाज शरीफ साहब ने बताया होगा, मैं आप ही के मीडिया से ये सुन के, और उन्होंने ये खुद चीमा साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने ये माना है कि जल्जले में कोई किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, और कि जो इल्जाम इन्होंने लगाए थे उन्होंने कहा जल्जले का नैब में कोई केस नहीं है, जल्जले का नैब में केस नहीं है, बड़े शरीफ जल्जले का नैब में केस नहीं है, सिर्फ एक फिक्रा सर, सिर्फ एक फिक्रा, जल्जले का नैब में केस नहीं। असल में तहरीक इंसाफ में शेख साहब ये है कि ये इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, दिन रात हमें कहते रहे चोर डाकू डाकू, और ये भी अपनी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तोशा खाने की हम ज़रा बात करते हैं तो इनको वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अब मैं बताऊं कि ये बात कोई ग्रेसफुल कोई भी हो जो जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं, और इल्ज़ाम उन्होंने माजरत वो कर रहे हैं, डेली एक्सप्रेस जो है, डेली मेल, वो माजरत कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई ऐसा नहीं ग्रेस कि ये भी जो इल्ज़ाम लगा दिए किसी के ऊपर, शरीफ आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, फिर वो अगर गलत साबित हो गए तो माजरत करने के लिए भी चाहिए ना, ग्रेस चाहिए, दिखाए ना। और मैं समझता हूँ कि करेंगे ये, क्योंकि ये तो हकीकत है, इसमें कौन, अच्छा जहाँ तक इकानमी का इन्होंने कहा है ना, देखिए ये हमें छोड़ के गए, चीमा साहब बहुत बेहतर समझते हैं, 4,000 अरब रुपए का ये जून 2022 में डेफिसिट है, जो बजट का खसारा है। और ये फिर IMF से भी जो है जो टर्म्स जो तय करके नहीं गए, और उनसे जो कहा था, जो मान के गए कि भाई हम ये बढ़ा देंगे पेट्रोलियम लेवी, और बढ़ाई नहीं क्योंकि इनकी हुकूमत जाने वाली थी। फिर अभी ये 17 अरब, ये दिन रात आपने सुना होगा, 3 साल ये कहते रहे कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट हमने बेहतर कर दिया है, करंट अकाउंट का जो खसारा है वो हमने ठीक किया है। ये छोड़ के गए हैं 17 अरब डॉलर का खसारा। अभी इन हालात में जो छोड़ के गए हैं इकानमी, 4,000 अरब रुपए का बजट का खसारा हो, 17 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा हो, तो क्या करें? रिजर्व कितना छोड़ के गए हैं? 8 अरब डॉलर कुल रिजर्व छोड़ के गए हैं जब ये गए हैं। अब बताइए कि इन हालात में क्या करेंगे? ये खुद तो बारूदी सुरंगें जो है वो हमें बिछा के दे के गए हैं, जो हुकूमत हमारे सपुर्द की है। इस वक्त फिर हम ये चार्टर ऑफ इकानमी की इनसे बात कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं है। मैं चीमा साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि कोई इकानमी के हालात अच्छे नहीं हैं, दिन तकलीफ में हम, लेकिन इससे ये पिछले 30 साल से हर अगला आने वाला साल हमारी इकानमी का बुरा हो रहा है। ओवरऑल अगर आप कहें तो हमारा बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम सिर्फ 5,000 अरब रुपए तो सूद के हमने पेमेंट करनी है, और टोटल रेवेन्यू अगर सूबों का NFC का निकाल देना जी, तो कुल आमदनी 5,000 अरब रुपए रहती है। 5,000 अरब रुपए आपने सूद की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट देना है, और फिर जो कर्जे ले चुके हैं, और कोई 1 रुपया भी हमारे पास तनख्वाहों के लिए, चाहे सिविल मिलिट्री तनख्वाह हो, चाहे कोई डेवलपमेंट हो, कोई 1 रुपया भी नहीं बचता। इन हालात में हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के बजाय हमें बैठना चाहिए, चार्टर इकानमी को बेहतर करें, अपनी स्टेट को बचाएं इस वक्त। पॉइंट टेकन चीमा साहब, आखिरी क्योंकि लम्हात है तो मैं ये चाहूँगा, एक तो ये बताएगा कि इलेक्शन होने के बाद इकॉनमी कैसे ठीक हो जाएगी, और मोर इम्पोर्टेंटली जो शेख साहब भी बात कर रहे हैं कि उन पर तो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस सर हर रोज़ ऑडियो टेप आ रही हैं, तोशा खाना घड़ियों की बातें हो रही हैं, साथ में आप क्लेम कर रहे हैं कि जी हम तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, लेकिन खान साहब के अपने FIR तो वज़ीराबाद में दर्ज हो नहीं सकी। आज शहबाज गिल साहब के खिलाफ FIR होगी, कल के रोज़ गुजरे हुए दिन में अपना परवेज़ इलाही साहब ने अपनी काबीना में एक वज़ीर शामिल कर लिया। सर इंडिकेटर्स तो कुछ और मिल रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। अच्छा सर, इसमें देखें, इसमें जैसे कहते ब्लेम टू द विक्टिम, वो ना काम करें। इस मुआशरे में ये बड़ा इशू है कि ब्लेम टू द विक्टिम के जी, वो आपको पता नहीं लगा आपके घर में चोरी हो गई, आपका दरवाज़ा वीक था, आप जागे नहीं है रात को, आपने गन रखनी थी घर में। भाई अगर यहाँ पे खान साहब की FIR नहीं दर्ज हुई, या शहबाज गिल पे लाहौर में पर्चा हो गया, तो ये सिविल सुपरमेसी का केस है, मेरे और आपके लड़ने का केस है, मेरे और आपके बच्चों की आज़ादी का मामला है, मेरे और आपके मैदान में खड़े होने की ज़रूरत है। आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं, भाई ये मेरा इशू नहीं है, ये आपका भी उतना ही बड़ा इशू है। इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख लोगों का इशू है कि कुछ लोग समझते हैं वो अकले कुल हैं, तो हम सवाल उठा रहे हैं ना सर, वो डंडे से चलाएंगे, वो समझते हैं वो डंडे से चलाएंगे। हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम इस मुल्क के आपके बराबर शहरी हैं, हम आपसे ज़्यादा ज़हीन हैं, हम आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, और हम आपसे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, हमें चीज़ों का पता ज़्यादा है। आपने तो महीने बाद तनख्वाह ले लेनी है, आपको क्या पता किसी बात का। सो आप इस मुल्क को ना चलाएं, इस मुल्क को इज्तिमाई दानिश ने चलाना है, इस मुल्क को वोट ने चलाना है, वोट से बना था, ये किसी ने फतह नहीं किया था ना खरीदा था कि वो इसको चलाए।
लिहाजा सर लास्ट वर्ड चाहिए, इलेक्शन से कैसे मैशत ठीक होगी वो बता दीजिएगा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। इलेक्शन कैसे मैशत को ठीक कर देंगे सर, वो भी जरा समझा दें। सर मैंडेट वाले के पास इख्तियार है, उसी को देख के लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी को देख के लोगों ने एग्रीमेंट करना है, और उसी ने टफ डिसीजन लेने हैं, उसी ने डायरेक्शन तय करनी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इस वक्त डे टू डे हो रहा है जो आप कह रहे इतनी कमजोर गवर्नमेंट, जिसके अपोजिशन भी नहीं है, गवर्नमेंट भी आप कह रहे नहीं है, और उसके बाहर उसको कोई रिकग्निशन नहीं है, लेजिटिमेसी का इशू है, वो इसको ठीक नहीं कर सकती। हम हर रोज डूबते जाएंगे। लिहाजा यहाँ पे इलेक्शन की जरूरत है, मैंडेट की जरूरत है, और वे फॉरवर्ड जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेके इख्तियार दें और इत्मीनान दानिश पे बिलीव करें, काम करने दें। इंशाल्लाह सोशल साइंस के लोग कहते हैं कि इंसान कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि उसके दो हाथ कमाने वाले हैं, एक मुंह खाने वाला है, कभी वो गरीब नहीं रह सकता। चीमा साहब आपका और कैसर अहमद शेख साहब, आप दोनों का शुक्रिया। कुछ बात करें कि मईशत की पैसे में कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हैं। कुछ दोस्त ममालिक जिनसे हमने रकूम ली थी अगरचे वो रोल ओवर कर दी गई हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से मज़ीद कर्ज़े की दरख्वास्त की जा रही है। डॉलर जिसके बारे में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने फरमाया था कि शायद उसकी असल कीमत 190 रुपये तक है, वो अभी तक 250, 245 से नीचे नहीं आ रहा, और रह गया IMF के साथ प्रोग्राम, तो वो भी पटड़ी से उतरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि माशी इशारे हैं क्या और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ बताइएगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत तो ये कह रही है कि पाकिस्तान शायद टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है और चीज़ें अब मौजूदा हुकूमत से संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। आप मईशत की इस आउटलुक को कैसे देख रहे हैं सर, कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन डॉन। देखें, इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जब भी थोड़ा सा गिरना शुरू करता है तो एक माली खसारा यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक चैलेंज बन जाता है। हमने 2018 में ग्रो किया, $19.5 अरब के करीब आपका करंट अकाउंट बन गया। आपने 2022 में ग्रो किया, आपका करंट अकाउंट $17.4 बिलियन का बना, और आपको इसको सॉल्व करने के लिए बार बार जाना पड़ता है IMF में, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज आपके रिजर्व्स पे प्रेशर डालता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज जो आपकी करेंसी है उस पे प्रेशर डालता है। सो उसको सॉल्व करने का डॉक्टर सिर्फ IMF है इस वक्त। जो हमारा एक ये परपेचुअल चीज है, जो हमारी इकोनॉमी है वो वायर इस तरह हो गई है कि हम सह ही नहीं पाते 5% से ऊपर ग्रोथ। इंपोर्ट्स इतना बढ़ जाती हैं कि जो हमारी मईशत में एक्सपोर्ट्स हैं और जो रेमिटेंसेस हैं उनको मिला के इतना बड़ा गैप बनता है कि करंट अकाउंट बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। सो ये तो है ओवरऑल पिक्चर। अब IMF चूंकि डिले होता चला जा रहा है, 7वां और 8वां रिव्यू भी डिले हुआ। मार्च में 7वां रिव्यू होना था, वो 29 अगस्त को जाकर दोनों कंप्लीट हुए। आपको मालूम है 5 नवंबर को टेक्निकल मिशन पे हमारी डिस्कशन होनी थी IMF में, पर वो भी डिले हो गई और आज आप 8 दिसंबर को खड़े हैं। और इससे आप अपने आशारिये देखिए, इस वक्त 2 दिसंबर के जो अहदाफ हैं उनके मुताबिक स्टेट बैंक के पास $6.7 बिलियन सिर्फ मौजूद हैं। ये मुश्किल से 1 महीना 10-15 दिन की इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। नाजरीन के लिए अर्ज है कि 3 महीने का इंपोर्ट कवर किसी भी मुल्क के पास होना एक कंफर्टेबल पोजीशन है। इसके साथ ये देखिए कि आपको $32 अरब मिनिमम चाहिए अपने आप को फाइनेंस करने के लिए 2023 के मालियाती साल में। अभी आप अगर सिचुएशन देखें तो इसमें $22-23 अरब तो आपने देना है डेट और मार्कअप में, और $10 अरब का करंट अकाउंट का खसारा। ये पैसे भी तभी जमा हो सकेंगे अगर फंड का प्रोग्राम चलता है, बिकॉज आपने मल्टीलैटरल से पैसे लेने हैं, आपने कमर्शियल बोरोइंग करनी है, आपने बायलैटरल से पैसे लेने हैं, और फ्रेंडली कंट्रीज। सो शुरू कीजिए कि आप कहां खड़े हैं। अब आप फ्रेंडली कंट्रीज से एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और लेट्स होप कुछ सऊदी अरेबिया से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आप $3 अरब तक वहां से ले लेंगे एक नया कर्जा। 3 अरब उन्होंने आपका रोल ओवर कर दिया है। अगर ये $3 अरब आ जाता है तो कुछ ब्रीदर मिल जाएगा आपको, पर IMF करना लाजिम व मलजूम है। IMF के बगैर आप ये $32 अरब इस तरह नहीं जमा कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि IMF के साथ प्रोग्राम के अंदर तातुल
किसी एक को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। क्या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि जो IMF को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पाकिस्तान को शायद थोड़ा सा और हमने प्रेशर में रखने के लिए कोई ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, या फिर कुछ अपनी हमारी भी गलतियां हैं, कुछ हमने भी जो टारगेट सेट किए थे उनको अचीव नहीं कर पाए और उस वजह से प्रोग्राम डिले हो रहा है? क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि ये हम हर दफा हमने 22 प्रोग्राम किए, सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया जो 2016 का था, और मैंने उस वक्त की गवर्नमेंट भी PMLN की थी, वो प्रोग्राम एंकर किया उनके साथ। मैं 2019 के प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व रहा हूं। देखिए, मसला दो तरह से आता है। एक तो ये मसला आता है कि हमें IMF के साथ चलने के लिए एक बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल टीम चाहिए जो उनके साथ डील कर सके। ये आई थिंक कलीदी मसला है। इस वक्त जो मसला ज्यादा आ रहा है वो यूं है कि हमने जून में जब प्रोग्राम ये जो 7th 8th रिव्यू के लिए टारगेट्स तय किए थे 2023 के जो मालियाती साल है, वो सारे अहदाफ जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गए हैं यहाँ पे। इसलिए मैं हुकूमत को थोड़ा सा लीवे दे रहा हूं कि उनको एक फ्लड की $30 अरब की पूरी सिचुएशन बनाना पड़ी। अब हुकूमत उनके साथ एक मैक्रो और फिस्कल फ्रेमवर्क तय नहीं कर पा रही, जो कि फंड चाहता है कि 2023 का तय हो। इससे मतलब यह है नाजरीन के लिए कि फ्लड्स की वजह से ग्रोथ भी कम हो गई है, इन्फ्लेशन 18-19% एवरेज से अब 22-23 पे चली जाएगी, करंट अकाउंट का खसारा भी चेंज हो गया है, फिस्कल अहदाफ भी चेंज हो गए। उससे क्या मतलब है? मतलब यह है कि शायद हम उतना टैक्स PDL में, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में, हम उतना टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन जो हमारी FBR की और इनडायरेक्ट टैक्सेशन FBR की मिलाकर आती है उसमें हम ये शायद ना कलेक्ट कर सकें। सो हमें कुछ रीथिंक करना है, एंड दैट इज व्हाट IMF इज ट्राइंग टू से। यहाँ अथॉरिटीज को उनके साथ बैठ के ये निगोशिएट करना है। इसमें वक्त लग रहा है और इस वक्त की एक कीमत है, और वो कीमत एक अनसर्टेनिटी में मुल्क अदा कर रहा है। सो जितना जल्दी भी कोशिश करें, चाहे आपको $3 अरब सऊदी अरेबिया से आ भी जाएं, आप उनके साथ रेकनसाइल करके ये प्रोग्राम बनाएं, और वो रेकनसाइल करने का तरीका यही अहदाफ को तय करना है। और कहीं तो आपको गिव एंड टेक कुछ करना पड़ेगा, कुछ आपको अहदाफ जो हैं सितंबर के कंप्लीट नहीं हुए उन पे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, पर फंड को साथ रखिए, क्योंकि आगे भी आपकी नीड्स अगले 3 साल की पूछेंगे तो आप हैरान होंगे कि $77 अरब पाकिस्तान ने वापस करना है 2024, 25 और 26 के मालियाती साल में। फंड का साथ रहना इज अ मस्ट, अदरवाइज आपकी सिचुएशन प्रिकेरियस हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, और यही एडवाइस आपको फ्रेंडली कंट्रीज ने भी की है। सो दिस इज आवर बेस लाइन कि हम इस पे एक मिनिमम गुजारा कर सकें। यकीनन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि गैर यकीनी सूरत हाल को जितने जल्द पाकिस्तान रहेगा उतना ही इसके लिए फ़ायदा मंद होगा। इसी पे आज का शो ख़त्म करते हैं नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।